विधानसभा में एक तो कांग्रेस के गिने चुने विधायक हैं, उनमें से भी कोई अगर अपने नेताओं से नाराज हो जाए तो इसको हिंदी शब्दावली में बंटाधार नाम भी दिया जा सकता है। हरीश धामी अपनों से ही नाराज हो गए और फिर मुख्यमंत्री से जाकर के मिल गए। विधानसभा का सत्र तो लंबा चलता अगर विपक्ष साथ देता। ये मुख्यमंत्री ने कहा, अब विपक्ष बोलेगा कि भैया हम तो सत्र को चलाना चाहते थे लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। लेकिन कितना चला है ये विधानसभा का सत्र जिस पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च हो गए होंगे, और इसके बदले क्या जनता को कुछ प्रोडक्टिव मिला है या फिर विधायकों की ही सिर्फ सैलरी बढ़ी है। मुन्ना सिंह चौहान ने भी तीखी बातें इस सत्र में बोली हैं। विधानसभा में ऐसा भी क्या हो गया कि निकाय चुनाव पर फिर से संकट के बादल घिर गए हैं और सतपाल महाराज ने बात दिल पर ले ली है। अब वो अपने बेटे से कहेंगे कि क्रूज बोट का आवेदन वापस ले ले। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे ये सब टॉपिक, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट आखिर में जरूर कीजिएगा। और उससे पहले आपको मैं कुछ कमेंट्स दिखा देता हूं जो कि कल के वीडियो पर हमारे कुछ दर्शकों ने किए हैं। आप सभी से उम्मीद है कि इसी तरीके से आप इस वीडियो पर भी कमेंट करते रहिए ताकि कल कुछ खास स्पेशल कमेंट्स को आप तक मैं दिखाऊं। धारचूला से कांग्रेस के विधायक हैं हरीश धामी। ये भी धामी हैं लेकिन पुष्कर नहीं, हरीश धामी अक्सर विधानसभा के अंदर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इस विधानसभा सत्र के आखिरी दिन हरीश धामी सदन के अंदर भड़क गए और कागज फाड़ करके बाहर चले आए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल विपक्ष ने कहा कि आपदा के मुद्दे पर सदन में बात की जाए। विधानसभा स्पीकर ने इस प्रस्ताव को पहले तो अस्वीकार कर दिया और फिर आपसी सहमति पर इसके लिए आधे घंटे का समय तय किया गया। सोचे, इस समय पहाड़ आपदा से इतना ज्यादा प्रभावित है कि खुद मुख्यमंत्री भी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। लगातार कई जगहों पर आपदा की खबरें आ रही हैं और ऐसे सीरियस टॉपिक पर सिर्फ आधे घंटे का समय हमारे माननीय विधायक निकालते हैं। अब आधे घंटे में भी विपक्ष की ओर से हरीश धामी को नहीं बोलने दिया गया, जबकि हरीश धामी आपदा के ऊपर बोलना चाहते थे। इससे नाराज होकर हरीश धामी बाहर आ गए और उनका गुस्सा मीडिया के सामने फूट पड़ा। हरीश धामी अपनों पर ही नाराज हो गए और कहा कि सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित जिले हैं रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़। चमोली से बद्रीनाथ के विधायक को भी नहीं बोलने दिया गया और उनको भी नहीं बोलने दिया गया, जबकि मैं पहाड़ के मुद्दों को हमेशा से ही सदन में उठाता रहा हूं। पहाड़ की राजधानी में ही पहाड़ का मुद्दा नहीं उठाने दिया गया। हरीश धामी बोले कि सीनियर नेताओं की उपेक्षा कांग्रेस में की जा रही है। मैं 3 बार का विधायक रह चुका हूं। डबल इंजन की प्रचंड लहर में 2012 से और 22 तक मैंने अपनी विधानसभा में इस प्रचंड लहर को कभी नहीं आने दिया, लेकिन मुझे 5 मिनट भी बोलने नहीं दिया गया। अब हरीश धामी इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मिले और दोनों धामियों की मीटिंग वाली इस फोटो पर काफी ज्यादा चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र में आई आपदा के बारे में बताया है। हरीश धामी इतने ज्यादा नाराज हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे और अपनी बात वहां पर रखेंगे। अगर उनकी बात वहां पर भी नहीं सुनी जाती तो इसके बाद वो इस्तीफा भी देंगे। सत्ता पक्ष ने आधा घंटे का समय दिया, लेकिन विपक्ष ने 5 मिनट का समय भी देना उचित नहीं समझा। वो भी एक सीनियर विधायक को जो 3 बार जीत के आया, जिसने 2012 से लेकर 2022 तक डबल इंजन की प्रचंड सरकार की लहर को अपनी विधानसभा में नहीं आने दिया। यह बड़ा दुख का विषय है। पहाड़ की अस्थायी राजधानी में पहाड़ के मुद्दे नहीं आए। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, आप रिकॉर्डिंग उठाइए, पहाड़ का जिक्र कहीं पर भी आपदा का नहीं आया। खाली एक बार क्षेत्र का नाम लेने से आपदा क्षेत्र की पीड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं धरातल से जुड़ा हूं, जीरो पे जुड़ा हुआ हूं। मैं हर आपदा क्षेत्र में जाता हूं। 163 मेरी ग्राम पंचायतें हैं, मैं उनकी एक एक पीड़ा यहां पर रखना चाहता हूं। साथ ही बगल पे लगा हुआ कपकोट विधानसभा है या मेरे ही धारचूला विधानसभा से अगर सीमाओं से लगे हुए कहेंगे आप तो बद्रीनाथ की विधानसभा है। मैं इन तमाम पहाड़ की आवाज को, पहाड़ की पीड़ा को आपदा के मामले से सरकार को अवगत कराना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य सत्ता पक्ष ने आधे घंटे दिया और विपक्ष ने 5 मिनट देना उचित नहीं समझा। तो निश्चित तौर पे आज इस पहाड़ में पहाड़ के लोगों के साथ छला हुआ है दोनों दलों के साथ। अब ये मामला था आपदा पर चर्चा करने का। पहले तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इसे अस्वीकार कर दिया और उसके बाद पक्ष विपक्ष में जब आपसी सहमति बनी तो स्पीकर ने आधे घंटे का समय निकाला इस पर चर्चा करने के लिए। फिर इस पर विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उनके मुताबिक इतना समय काफी नहीं था और वॉकआउट विपक्ष ने कर दिया, जिसके बाद विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही सदन चला। देखिए, ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से तो सरकारों को गैरसैंण की याद आती है। एक विधानसभा का सत्र आयोजित करने में काफी ज्यादा पैसा और समय लगता है, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर राजधानी सिर्फ और सिर्फ साइन बोर्ड्स पर ही है। असल में सभी चीजें, संसाधन, सरकार, पक्ष, विपक्ष, कागज और आदमी समेत देहरादून से ही गैरसैंण में ले जाने पड़ते हैं।
इसमें आप और हम जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है, आम जनता का पैसा लगता है। इसीलिए आम जनता ये भी उम्मीद करती है अपने नेताओं से कि जितना भी समय उन्होंने तय किया है उतने समय में वो कुछ प्रोडक्टिव काम करें प्रदेश के हित में। लेकिन 3 दिन के इस सत्र में जो एक्चुअल सत्र चला है वो मात्र 18 घंटे 9 मिनट का चला है। सोचे 3 दिन में 18 घंटे 9 मिनट सत्र चला है, वो भी इसमें 7 विधेयक पास हुए हैं, 2 विधेयक प्रवर समितियों को भेजे गए हैं। एक नॉर्मल आदमी जो नौकरी करता है उसकी भी शिफ्ट दिन में लगभग 9 घंटे की होती है। इसका गुणा 3 से कर दें तो 27 घंटे निकलते हैं, यानी कि 3 दिन में वो आदमी 27 घंटे काम करता है और हमारे माननीय 3 दिन में 18 घंटे 9 मिनट सत्र चला करके टाटा बाइक करने लगे। इसमें भी सबसे पहला काम उन्होंने खुद की सुविधाएं और सैलरी को बढ़ाने का किया, जो आपने देखा। अनुपूरक बजट भी हालांकि पेश हुआ, और भी कई काम हुए होंगे, लेकिन सरकार चलाना, जनता के मुद्दों पर बात करना, इन सब के लिए ही तो विधानसभा का सत्र होता है ना। और इसीलिए तो हम विधायकों को चुनते हैं कि वो विधानसभा में जाएं, अपने क्षेत्र का मुद्दा विधानसभा में उठाएं और कुछ बात करें। लेकिन 3 दिन में 18 घंटे 9 मिनट सत्र चलता है। इस सत्र के लिए करीब 500 सवाल लगाए गए थे, जिसमें से मात्र 109 सवालों के ही जवाब मिले हैं। आई डोंट नो कि आप इस सत्र को अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का ये मानना है कि ये 3 दिन का सत्र बेहतरीन ढंग से संचालित हुआ है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सत्र अच्छा रहा, बस विपक्ष और साथ देता तो और अच्छा हो जाता और लंबा चलता। सत्र ही 3 दिन का है तो कितना लंबा चलता। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस सत्र में थी वो था निकायों में ओबीसी आरक्षण। सरकार ने हाईकोर्ट में कुछ दिन पहले ही बताया है, जवाब में बताया है कि 25 अक्टूबर तक उत्तराखंड में निकाय चुनाव को सरकार करा देगी। लेकिन यह भी अब मुश्किल सा लगने लगा है। निकायों में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जो एक्ट था वो सदन में पास नहीं हो पाया, बल्कि प्रवर समिति को दे दिया गया। अब प्रवर समिति इस पर जांच करेगी, 1 महीने बाद रिपोर्ट देगी, फिर इस रिपोर्ट को देखा जाएगा। इसे पास करने के लिए उसके बाद विशेष सत्र बुलाया जाएगा विधानसभा का, जहां पर ये एक्ट पास होगा। फिर डीएम अपने अपने निकायों में आरक्षण को तय करेंगे और उसके बाद भी चुनाव होने में, यानी कि निकाय चुनाव होने में काफी समय लग सकता है। ओबीसी आरक्षण पर ही कुछ विधायकों ने आपत्ति जताई है। इस पर बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी अपने तीखे तेवर सदन में दिखाए। उनका यह कहना है कि ओबीसी कौन है, इसको किस तरह से डिसाइड किया जाएगा। ये कोई साधारण सा मामला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में ये बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि बाहर से आकर के यहाँ पर बसा हुआ कोई भी व्यक्ति ओबीसी बन जाए। जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी होगा या जो बिहार का ओबीसी होगा वो उत्तराखंड का ओबीसी भी हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है और इसके लिए गहनता से पड़ताल करनी होगी। इस समय उन्होंने प्रस्ताव किया कि इस पे विचार किया जाए, तो विचार करने की अनुमति तो आप देंगे ना? करिए ना, आप बोलिए क्या विचार करना चाहते हैं तो करिए विचार। तो मैं तो उस पर बोल ही रहा था। देखिए मैं तो बोल ही रहा था। अब वो एक रैपिड सर्वे एक ऐसा विषय बन गया जैसे कोई जादू की छड़ी हो कि जाइए किसी बाजार में घूम करके आ जाइए और कोई कह दे यहां तो 60% ओबीसी है तो 60% ओबीसी लिख दीजिए। ये केवल नगर पालिका और नगर निगमों में आरक्षण तक सीमित नहीं है अध्यक्ष जी। मेरे चिंता का कारण यह है कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में, फ्रंटलाइन स्टेट में, बॉर्डर स्टेट में यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। और जब हम ऑफिशियली इस बात को कहने लगेंगे क्या इतने ओबीसी, हमने तो क्या किया, कैसे सर्वे हुआ अध्यक्ष जी? सर्वे ऐसे हुआ कि साहब आप कौन है, कि हम तो यादव हैं, हो गए जी ओबीसी। आप कौन है साहब, हम तो क्या है, हम तो अंसारी जी, हो गए ओबीसी। कास्ट बेस्ड चीजों के लिए भारत सरकार के और तमाम सारे कोर्ट्स के रिटन जजमेंट और रूल्स लेट डाउन है कि जाति का जो निर्धारण होता है वो माता पिता से होता है, कहां हम रह रहे हैं उससे जाति का निर्धारण नहीं होता है। उदाहरण के लिए जिस जिले से हमारे मुख्यमंत्री, वहां नमो शूद्र जाति के लोग रहते हैं, वो पश्चिम बंगाल से होकर के यहां रहने आए, वो यहां रह रहे हैं, उस पर हमारे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां एक अभियान चला कि इनको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए क्योंकि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति है। द मैटर वेंट राइट अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल के यहां गया। ये इसलिए टर्न डाउन हुआ कि जो जाति का सर्टिफिकेट है, जो जाति का रिकॉग्निशन है, जो जाति की पहचान है, वो स्टेट स्पेसिफिक है। जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। जो हिमाचल का ओबीसी है, वो हिमाचल का ओबीसी, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। टिहरी झील में क्रूज बोट संचालन के लिए 6 आवेदकों में से 2 आवेदकों पर सोशल मीडिया में काफी ज्यादा चर्चाएं हुई। ध्यान में रखिए कि सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बातें न के बराबर थी, बाद में आई होंगी तो बात अलग है। सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत का नाम भी इसमें शामिल था।
हालांकि ये टिहरी झील में क्रूज बोट का टेंडर अभी वितरित नहीं हुआ है, सिर्फ 6 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और 28 तारीख को इनका इंटरव्यू होना था। उससे पहले ही जब ये मामला सामने आया तो लोगों को कई तरह के संशय हुए हैं और ये संशय वाजिब भी हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सतपाल महाराज के बेटे क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पर क्या करना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी काम कर सकते हैं। वो एक बिजनेसमैन है, तो लिहाजा बिजनेसमैन तो कोई भी हो सकता है और कहीं पर भी काम कर सकता है। बहुत से लोगों की इस मामले में यही दलील है। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ उस टेंडर का नहीं है, सवाल यह है कि उनके पिताजी जिस विभाग के मंत्री हैं उसी विभाग में काम करने के लिए वो अप्लाई करेंगे और भले ही पारदर्शी तरीके से उन्हें ये काम मिल भी जाए, इसमें कोई गड़बड़ी ना भी हो, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात तो होगी ही, ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठेंगे ही। भले ही सीधे तरीके से उन्हें क्रूज बोट मिल जाए, लेकिन उनके पिताजी इसी विभाग के कर्ता धर्ता हैं, मंत्री हैं, तो लोग सवाल तो उठाएंगे ही। इसीलिए जब इस पर शोर बहुत ज्यादा हुआ तो सतपाल महाराज ने कहा है कि वो चाहते हैं कि पीएम मोदी जो संदेश लोगों को देते हैं और उनको देते हैं कि कमल की तरह पारदर्शी रहो और पारदर्शिता के साथ काम करो, उसके तहत वो भी पारदर्शी रहेंगे और अपने बेटे से अनुरोध करेंगे कि वो अपना आवेदन वापस ले लें। उन्होंने ये भी बताया है कि इन्वेस्टर समिट से उनके छोटे बेटे को ये प्रेरणा मिली कि वो भी उत्तराखंड में आकर के निवेश करें। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया था कि टिहरी झील में जो क्रूज बोट है उसके लिए वो अप्लाई करेंगे, लेकिन अब वो ये आवेदन वापस लेने के लिए आग्रह अपने बेटे से करेंगे। आप जानते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रतीक मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने हमेशा कमल के पुष्प की प्रेरणा दी कि कमल की तरह स्वच्छ रहो। राजनीति में स्वच्छता को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, क्योंकि मैं विभागीय मंत्री हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र से आग्रह करूंगा, सारे काम नियमित हुए हैं, सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फिर भी मैं अपने छोटे पुत्र से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। खैर, सतपाल महाराज ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा जीवन बेदाग रहा है, वो हमेशा ही अपने कार्यों में पारदर्शिता को रखते हैं। सतपाल महाराज क्योंकि एक धर्मगुरु भी हैं, लिहाजा अब उनके आग्रह को उनके पुत्र मानते हैं या नहीं, या किस तरह से ये देखना होगा। और सदन में काम कम होना, सवालों के जवाब न मिल पाना, इसका पूरा एक तरफा जिम्मेदार सत्ता पक्ष नहीं होता है, बल्कि इसमें विपक्ष की भी भूमिका होती है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। इसीलिए उत्तराखंड के नेताओं को चाहिए कि जब भी सत्र हो तो उसमें कुछ प्रोडक्टिव निकालने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि गैरसैंण सिर्फ 3 दिन की छुट्टी का एक डेस्टिनेशन बन करके रह जाए। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, और आज के इस वीडियो पर जो बेहतरीन कमेंट होंगे उसको कल के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार।